चलिए बच्चों, तो पिछले लेक्चर में अपन ने चर्चा करी कि ऐसे 560 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इतने सारे यहाँ पे हैं, तो हमने पहले ऐसे 560 चालू किया था जिसका नाम था पश्चातवर्ती घटना। ये लिख देते हैं, ऊपर हेडिंग लिखी हुई नहीं, घटनाएं यानी ऐसे 560। ये हटा देता हूँ। अब ना आपको तो पता ही है इसके अंदर कौन कौन से पढ़ने, तो छोटा छोटा लिख देता हूँ कहीं पे। यहाँ पे 560, 570 और 580। यहाँ लिख देते हैं 260, 265 और 450। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो हमने पश्चातवर्ती घटनाओं के बारे में चर्चा करी, बात करी हमने कि आखिर पश्चातवर्ती घटनाएं क्या होती हैं। और मुख्य तौर पर हम लोगों ने चर्चा करी कि पश्चातवर्ती घटनाओं का मतलब क्या है और अंकेक्षक की और प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या है। बहुत शॉर्ट में हमने चर्चा की थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं चर्चा करी, लेकिन हाँ थोड़ा शॉर्ट में हम लोगों ने चर्चा करी कि पश्चातवर्ती घटनाओं में किन किन घटनाओं को शामिल किया जाता है। एक बार अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, याद कराऊं, तो हमने कहा था मुख्य तौर पे यदि हम बात करें पश्चातवर्ती घटनाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। समस्त पश्चातवर्ती घटनाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वित्तीय विवरणों के निर्माण से लेके और वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन द्वारा साइन कर देना, वो घटना है। इस वाली घटनाओं में जो भी पश्चातवर्ती घटनाएं हैं, उनमें से जो जो भी समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाएं होंगी, इनमें से जो जो भी समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाएं होंगी, उन घटनाओं को ध्यान दीजिएगा, जो भी समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाएं होंगी उनका प्रबंधन समायोजन करेगा। और अंकेक्षक जो है वो यह देखेगा कि उन घटनाओं का समायोजन किया गया है या नहीं किया गया। घटनाओं का समायोजन करेगा और ये देखेगा कि समायोजन जो किया गया है वो सही तरीके से हुआ है। लेकिन उसके बाद दूसरे वाली जो घटनाएं, यानी जो कि वित्तीय विवरणों पर साइन करने की तारीख से लेके अंकेक्षण रिपोर्ट के साइन करने की तारीख तक के लिए होती है, अंकेक्षण रिपोर्ट पर साइन करने की तारीख तक के लिए होती है, उन घटनाओं की हम बात करेंगे। उन्हें प्रबंधन का तो कोई रोल ही नहीं है। उन घटनाओं को पहचानेगा कौन? अंकेक्षक। और उनके समायोजन के लिए भी वो किसको बोलेगा? इकाई को बोलेगा। ठीक है। और इसी तरीके से वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण रिपोर्ट के भी साइन होने के बाद की घटना है, जिनकी बहुत ही कम संभावना है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अंकेक्षक की रहेगी, वही पहचानेगा। तो यदि मैं बहुत छोटे शब्दों में बात करूं, तो ये तो एक तो छोटा सा था मैंने जो लिखा था, आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये पूरा हमने बनाया था। तो घटना, एक अगर मैं इसको छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करूं, इसको कहीं और लिख देते हैं, ये तो छोटी सी चीज ही है, इसको अपन कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, है ना। कहाँ शिफ्ट करें इसको? इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से उठाते हैं इसको और इसको अपन ले चलते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या कोने में ही? और इसको अब ले चलते, देखो यही टेक्नोलॉजी का फायदा होता है ना। टेक्नोलॉजी का ये जो सबसे बड़ा फायदा यही है, छोटा बड़ा किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। अब इसको अगर हम बोर्ड पे लिखते तो हम ये नहीं कर पाते, तो कितना आसान काम हो गया। इसलिए जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होते, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होते, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय के हिसाब से अपने आप को जो है थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब गीता ज्ञान तो अपना चलता ही रहेगा। आगे चलते हैं, मुख्य बात पर आते हैं। तो यदि हम अगर अपने इस समावर्ती घटनाओं या पश्चातवर्ती घटनाओं का हम लोग अगर एक छोटा सा चार्ट बनाए, तो वो कैसा बनेगा? पश्चातवर्ती घटनाएं, पश्चातवर्ती घटनाओं, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, तो नाम भी मैं अपने हिसाब से दे दूंगा घटनाओं को। हम मुख्य तौर पे तीन श्रेणी में, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमें तो खाली फटाफट से रिवीजन करने के लिए। तो ए
बी और सी, ये वो घटनाएं हैं जो इनका समय क्या रहेगा, वित्तीय विवरण की तारीख से वित्तीय विवरण पर साइन की तारीख तक। ठीक है, ये क्या है, वित्तीय विवरण पर साइन की तारीख से अंकेक्षण रिपोर्ट पर साइन तक। तारीख तक। और आखिरी, अंकेक्षण रिपोर्ट पर साइन की तारीख के बाद तक के बाद। जिम्मेदारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी की बात करते हैं, प्रबंधन की जिम्मेदारी और अंकेक्षक की जिम्मेदारी। तो प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या है, इन घटनाओं को पहचान कर, ऐसे लिखें, समायोजन योग्य घटनाओं को पहचान कर, ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा, आपको एक जगह सब मिल जाएगा, प्रबंधन की जिम्मेदारी, इनमें से समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं को पहचान कर वित्तीय विवरण में, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण में समायोजन करना, ये प्रबंधन की जिम्मेदारी। इनके ऊपर यहां कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रबंधन पहले से कोई जिम्मेदारी नहीं रखेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग, अंकेक्षक की जिम्मेदारी। अंकेक्षक की जिम्मेदारी यह जांचना, ऐसे लिखे इस वाले में, समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं को पहचानना एवं यह जांचना कि वह वित्तीय विवरण में समायोजित हुई या नहीं। ठीक है, यह जांचना, यहां पे प्रबंधन का काम, अंकेक्षक का काम है जांचना। इन दोनों में देखो, इन दोनों में प्रबंधन का काम क्या है, समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं को पहचानना। ठीक है, पश्चातवर्ती समायोजन योग्य घटनाओं को पहचानना, एवं वित्तीय विवरणों में समायोजन करवाना, समायोजन आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, समायोजन करवाना पड़ेगा, यहां पे समायोजन पहले से नहीं होगा, समायोजन करवाना पड़ेगा।
बात समझ में आ गई? तो ये हमने मुख्य तौर पे जो हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट है, पश्चातवर्ती घटनाएं हैं, उनको हमने लिखा। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे आपको जो ऊपर हमने कल पढ़ा उसको और समझने में आसानी रहेगी। इतना सारा हमने लिख दिया। अब तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब तो इस अंकेक्षण मानक में जाके चीजों को समझना बड़ा इजी है हमारे लिए। क्यों इजी रहेगा? देखो, पश्चातवर्ती घटना यानी सब्सिक्वेंट इवेंट, यह ऐसे वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में पश्चातवर्ती घटनाओं के संबंध में अंकेक्षक के उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। इसको जरा अपन बड़ा कर लेते हैं। तो यह ऐसे वित्तीय विवरणों में अंकेक्षण में पश्चातवर्ती घटनाओं के संबंध में अंकेक्षक, अच्छा ये जो हमने बोला, ये प्रबंधन की जिम्मेदारी, ये अंकेक्षण मानक से नहीं आती, ये लेखांकन मानक से आती है। मैंने लिखा भी था पिछले लेक्चर में, देखो लेखांकन मानक 4 के अनुसार। तो ये अंकेक्षक की जिम्मेदारी में नहीं आती। परिभाषाएं, वित्तीय विवरणों की तिथि, सामान्य तौर पर वित्तीय विवरणों की तिथि क्या होती है? वित्तीय विवरण द्वारा शामिल नवीनतम अवधि के अंत की तिथि, जो भी आपने पीरियड लिया है वित्तीय विवरणों का, उसकी जो भी आखिरी तारीख है, सामान्य तौर पर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, क्योंकि इस पूरे भारत में वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए यही समय अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो 31 मार्च जो हम पकड़ेंगे वो हमारे ये सामान्यता है। यदि आपकी इकाई कोई और जो है पीरियड पकड़ती है वित्तीय विवरणों का, जैसे अप्रैल जनवरी से दिसंबर तो 31 दिसंबर, जून से जुलाई से जून तो 30 जून, वो जो भी आपने लिया, ये तो हमने यहाँ कहीं 31 मार्च लिखा नहीं, तो मैंने उदाहरण के लिए बताया। फिर है वित्तीय विवरणों की स्वीकृति की तिथि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तभी तो हमने 3 घटनाओं में कैसे करा। वित्तीय विवरण की तारीख देखेंगे अगर आप यहाँ, वित्तीय विवरण पर साइन करने की तारीख यानी स्वीकृति की तारीख, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी साइन करने की तारीख, करने की तारीख, वित्तीय विवरणों पर साइन करने की तारीख। तो वित्तीय विवरणों पर साइन करने की जो तारीख है, वो तारीख कौन सी तारीख मानी जाएगी? ये तिथि जिस पर सभी वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा मान्य प्राधिकारियों ने मतलब प्रबंधन ने, मान्य प्राधिकारी मतलब प्रबंधन ने, और कोई नहीं होता, दावा किया है कि उन्होंने इन विवरणों की जिम्मेदारी ली है। देखिए, प्रबंधन जब वित्तीय विवरणों पर साइन करता है तो इस बात का मतलब क्या है? प्रबंधन वित्तीय विवरणों पर साइन करता है तो इस बात का ये मतलब होता है कि प्रबंधन ये मान रहा है कि हमने वित्तीय विवरणों का निर्माण किया है और इसका निर्माण करने में हमने सारी बातों का ध्यान रखा है। हमने वित्तीय विवरणों का निर्माण करा है और इनका निर्माण करने में हमने सारी बातों का ध्यान रखा है। ये साइन करने का मतलब यही है कि हमने, जैसे आप अपनी ऑडिट कॉपी देते हो ना एग्जामिनर को, सर मैंने मेरे हिसाब से बढ़िया कर दिया, अभी आप चेक करके बताओ। ऐसे वित्तीय विवरणों पे भी प्रबंधन क्या बोलता है? मैंने मेरे हिसाब से वित्तीय विवरणों का निर्माण कर दिया है, अब आप मुझे, बाहर हमने इनका निर्माण करने में सारे लेखांकन मानकों का, सारे सामान्य जो लेखांकन के नियम होते हैं उनका, सबका, अधिनियमों का सबका पालन करा है, और आप हमें जो है चेक करके बताओ कि ये सही है या नहीं। तो प्रबंधन जिम्मेदारी लेता है कि हमने ये काम कर दिया। अंकेक्षण रिपोर्ट की तारीख, ये हमने पढ़ा था, वित्तीय विवरण की तारीख से अंकेक्षण रिपोर्ट की तारीख, वह तिथि जिस पर अंकेक्षक ऐसे 700 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर तैयार की गई रिपोर्ट पर दिनांक अंकित करेगा। सामान्य तौर पर दिनांक तभी अंकित करता है अर्थात साइन करेगा। एक ही बात है, जिस दिन साइन करता है उसी को तारीख को लिखता है, अलग से कोई तारीख नहीं होती। जिस दिन साइन करा उसी तारीख को हम लिखते भी हैं। ठीक है, वित्तीय विवरणों की निर्गम तिथि यानी वित्तीय विवरण हमने इशू कब करे, वह तिथि जिस पर अंकेक्षक रिपोर्ट को उपलब्ध कराया, अंकेक्षण रिपोर्ट को उपलब्ध कराया जाता है, यानी जिस तारीख को वित्तीय विवरण पब्लिक को दिए जाते हैं, यानी साइन हो गए अंकेक्षण रिपोर्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने वाले एग्जांपल में बात करें तो 31 अक्टूबर, है ना, मान लेते हैं एक बार कि 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुई और आपने 31 अक्टूबर को उसे पब्लिक को उपलब्ध कराया, तो 31 अक्टूबर वो तारीख होगी जिस पर वो वित्तीय विवरण निर्गमित किए गए। और पश्चातवर्ती घटनाओं के ऊपर तो हम पहले ही पढ़ चुके। अब हम तीनों जो पश्चातवर्ती घटनाएं हैं, तीनों अलग अलग घटनाएं, उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। वैसे तो मैंने आपको मुख्य तौर पे बता ही दिया, फिर भी एक एक करके तीनों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे तीनों के बारे में कि कौन कौन सी पश्चातवर्ती घटनाओं के लिए अंकेक्षक की क्या जिम्मेदारी। अब यहाँ अंकेक्षक की जिम्मेदारी की बात की जाएगी मुख्य तौर पर, क्योंकि अंकेक्षण मानक है तो लाजमी सी बात है, मुख्य तौर पर हम बात करेंगे अंकेक्षक की जिम्मेदारी क्या होगी। देखें,
वित्तीय विवरणों की तिथि तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि के दौरान घटनाएं, यानी ये कौन सा हो गया, इसका मतलब ये हो गया सब्सिक्वेंट इवेंट। यहां तो अंग्रेजी में लिख देता हूं, सब्सिक्वेंट इवेंट ए। ये ए बी सी नाम हमने ही दिए हैं, अंकेक्षण मानक के अंदर इस तरह के कोई भी नहीं दे रखे हैं, ये हमने ही दिए हैं। देखो, अंकेक्षक पर्याप्त समुचित अंकेक्षण साक्ष्य, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अंकेक्षक पर्याप्त समुचित अंकेक्षण साक्ष्य जुटाएगा कि वित्तीय विवरणों की तिथि तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि के मध्य घटित घटनाओं जिनसे वित्तीय विवरणों में समायोजन का प्रकटन की अपेक्षित है चिन्हित कर ली गई है। आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ घटना ए एंड बी दोनों है, ये दोनों, क्योंकि देखो वित्तीय विवरणों की तिथि से लेके अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि तक के हैं, तो इसमें दोनों आ गए, है ना। 1 अप्रैल से 30 जून और 1 जुलाई से 30 सितंबर, दोनों एक साथ क्यों? देखो मैं बताता हूं आपको दोनों एक साथ क्यों लिए गए। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो इन दोनों ही घटनाओं में प्रबंधन को सॉरी अंकेक्षक को समायोजित घटनाओं को पहचानना तो पड़ेगा ना, यहाँ पे भी पहचाना, यहाँ पे भी पहचाना। खास तौर पे अगर मैं इसके लिए भी ना लिखूं तो ये तो हमने इसको शामिल कर लिया साथ में, इसको अपन अलग लिख लेंगे। खास तौर पर अगर मैं इस वाले की बात करूं, दोनों में आप देखोगे तो समायोजन योग्य घटनाओं का हमने पहचान तो दोनों में ही करी, बस फर्क कितना है, यहां पहचानने के बाद समायोजन नहीं करना, वो हमें चेक करना है समायोजन हुआ है नहीं हुआ, यहां समायोजन भी करवाना है, बस इतना ही फर्क है। यहां समायोजन करना नहीं है क्योंकि यहां पे पहले से ही समायोजन करा हुआ है, तो हमें ये चेक करना है कि समायोजन हुआ है नहीं, यहां पे हमें समायोजन। लेकिन आप देखो पहचानना तो दोनों में पड़ेगा ना। अब आप कहेंगे सर पहले वाले में सब्सिक्वेंट इवेंट 1 जो है, पश्चातवर्ती घटनाएं ए वाली जो है, उनमें पहचानना भी क्यों है, उनको तो प्रबंधन पहचान कर, ठीक है ना, पहले ही समायोजित कर चुका होगा। अच्छा मान लो हम नहीं पहचानते और हम प्रबंधन ने जो समायोजन करा उनको देख लेते उन घटनाओं, क्या गारंटी है कि प्रबंधन द्वारा सारी समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं की पहचान कर ली गई? 1 अप्रैल से लेके 30 जून, यानी वित्तीय विवरणों की तारीख से लेके और जिस दिन हमने वित्तीय विवरण साइन करे या वित्तीय विवरण पर जिम्मेदारी ली, उस तक के सारी घटनाओं समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं की पहचान प्रबंधन को करनी होती। क्या गारंटी है कि प्रबंधन ने उन सारी घटनाओं की पहचान कर ली? हो सकता है प्रबंधन ने उन घटनाओं की पहचान नहीं करी हो, संभव है ना। हो सकता है प्रबंधन ने इन सारी घटनाओं की पहचान नहीं करी हो, क्या करोगे आप? हम प्रबंधन पर कैसे विश्वास कर ले? तो हमने कहा नहीं, हम खुद पहचाने। फिर हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए प्रबंधन ने 4 घटनाओं का समायोजन करा हुआ है, 4 पश्चातवर्ती घटनाओं का समायोजन करा हुआ है प्रबंधन ने, उदाहरण के तौर पर, तो हम ये जांचेंगे 4 पश्चातवर्ती घटनाओं का समय, हम देखेंगे पहले, हम खुद देखेंगे कि क्या 4 ही घटनाएं हैं क्या जो समायोजन योग्य हैं। पता चला 6, गड़बड़ हो गई ना। देखो 6 मिल गई, प्रबंधन ने कितने का करा है? 4, तभी तो प्रबंधन से पूछूंगा सर 4 का क्यों करा, 6 का क्यों नहीं करा, बाकी 2 का क्यों नहीं करा, पूछना पड़ेगा ना। यदि आपने प्रबंधन पे विश्वास कर लिया होता तो जो 2 घटनाएं प्रबंधन नहीं पहचान पाया वो भी आपको कभी नहीं मिलती। इसे दोनों ही परिस्थितियों में, तीसरा वाला अपन बाद में बात करेंगे, दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे तो समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं की पहचान करना प्रबंधन के अंकेक्षक की जिम्मेदारी है। यहां पे पहचान करके जांच करना है कि वो समायोजित है या नहीं और उसमें समायोजन कराना है। अब चूंकि दोनों में पहचान करना है तो दोनों के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया तो सेम ही रहेगी ना। तो देखो इन प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए अंकेक्षक को अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सीमा तथा प्रकृति के निर्धारण में जोखिम आकलन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम वैसे भी रखते हैं, आप नहीं करते, ऊपर से दोबारा पढ़ लेते हैं। अंकेक्षक पर्याप्त समुचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करेगा कि वित्तीय विवरणों की तिथि तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि के मध्य घटित होने वाली सभी घटनाएं जिनसे वित्तीय विवरणों में समायोजन या प्रकटन अपेक्षित है चिन्हित कर ली गई है। इन प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए अंकेक्षक को इन अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सीमा तथा प्रकृति के निर्धारण में जोखिम का आकलन का ध्यान रखना चाहिए। रखेंगे कैसे करेंगे? अब सवाल आता है कैसे पहचान करेंगे, कैसे? ये हमने कुछ तरीके बताए, कैसे अंकेक्षक किस तरीके से किस तरह से यह पहचानेगा से
समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं को पहचानेगा। कैसे पहचानेगा, उसका हमने आपको ये प्रक्रिया बताई। कैसे पहचान करेगा, देखो क्या तरीका है हमारे पास में। तो हमारे पास में तरीका है ये चार। पहला, ध्यान दीजिएगा जरा, दोबारा बता दूं, दोनों तरह की घटनाओं को एक साथ ही पहचान लेते हैं, मतलब एक ही अंकेक्षण प्रक्रिया लगा देते हैं। तो एक वित्तीय विवरण की तारीख से लेके और अंकेक्षण रिपोर्ट तक की तारीख, इस दौरान जितनी भी घटनाएं घटेंगी उनका समायोजन, वो समायोजन योग्य घटनाएं हैं, यानी इसकी पहचान हम लोग एक ही प्रक्रिया लगा रहे हैं। कैसे, हाँ, जोखिम आकलन का ध्यान रखना, तो वो ध्यान क्या रखना, वो तो जब हमने अंकेक्षण चालू करा था तभी जोखिम आकलन कर लिया था, तो वो तो ध्यान में ही रहेगा। देखो, अंकेक्षक को इन पश्चातवर्ती घटनाओं के चिन्हीकरण के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले प्रबंधन को धर लो। बोले सर ये ए एंड बी दोनों आ रहा है, यानी 1 अप्रैल से, अपने एग्जाम्पल के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की घटनाएं हैं, तो प्रबंधन ने 1 अप्रैल से 30 जून तक की तो पहचानी है ना, वो तो पहचानी है। अपन अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, बाकी तो आपको एक्चुअल देखना है, अपने एक्चुअल देखना है। 1 अप्रैल से और 30 सितंबर, ये 6 महीने का ले रहे हैं। इसमें 3 महीने कौन से हैं, जो 3 महीने अंकेक्षक प्रबंधन वाले और बाकी 3 महीने अंकेक्षक वाले। तो सबसे पहले हमने प्रबंधन से बोला, सर आपने भी तो 3 महीने तक की जो पश्चातवर्ती घटनाएं हैं उनकी पहचान की थी ना, कि कौन कौन समायोजन हो गया, फिर बाकी 3 महीने की तो नहीं करी, ये तो करी ना। तो हमें बताओ कौन सी 3 महीने घटनाएं हैं। ठीक है, मेरी बात समझना, उन घटनाओं के बारे में कुछ तो जानकारी दो। तो अंकेक्षक को इन पश्चातवर्ती घटनाओं के चिन्हीकरण के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले चिन्हीकरण के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं की समझ, कि प्रबंधन ने क्या करा। यदि हमें लगता है प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है और उनसे प्रबंधन ने सारी प्रक्रियाओं की पहचान कर ली, तो फिर हम लोग थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। अंकेक्षक को प्रबंधन से पूछताछ करनी चाहिए कि क्या कोई पश्चातवर्ती घटनाएं घटित हुई हैं जो वित्तीय विवरणों को प्रभावित करती हैं। उनसे पूछो कि सर, आप सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या समायोजन योग्य है, अर्थात क्या समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाएं मिली। अंकेक्षक को इकाई के स्वामियों एवं प्रबंधन की मीटिंगों, जो कि वित्तीय विवरण की तिथि के बाद हुई, के मिनट्स पढ़ने चाहिए। देखिए क्या होता है, इस तरह की जो मुख्य घटनाएं होती हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि प्रबंधन की मीटिंग में उन घटनाओं के बारे में चर्चा होती होगी ना यार। आप सोचो, जो घटना 31 मार्च के बाद हो रही है और 30 सितंबर से पहले हो रही है, तो ये लाजमी सी बात है कि ये 6 महीने की जो भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं, अगर ये समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाएं हैं तो लाजमी सी बात है कि ये घटनाएं बहुत मुख्य घटनाएं होंगी, बहुत ही ज्यादा। तो मिनट्स टीम के साथ इसके बारे में चर्चा भी की गई होगी। अंकेक्षक को इकाई के बाद नवीनतम अंतरिम वित्तीय विवरणों को पढ़ना चाहिए। देखिए ये क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना। एक पीरियड हमने जो भी लिया, 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024, यही पीरियड हमने पकड़ा। 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024, दोनों आ गए इसके अंदर। इस दौरान एक शब्द होता है इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अंतरिम वित्तीय विवरण। कई इकाइयां बनाती, सब में तो नहीं मिलेगा, कुछ में मिल सकता है। अंतरिम वित्तीय विवरण हो सकता है प्रबंधन ने बनाए हो, अगर बनाए गए हैं तो। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अंतरिम वित्तीय विवरण अगर बनाए गए हैं तो उन्हें देखो। क्योंकि जो घटना 24-25 में होनी है वो तो 24-25 में ही आएगी। 23-24 में कब आएगी, अगर वो घटना समायोजन योग्य घटना है तो। ठीक है,
यदि वो घटना समायोजन योग्य घटना है तो ही तो आएगी, अन्यथा तो आएगी नहीं। तो समायोजन योग्य अगर कोई भी घटना है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, उसकी पहचान करना होता है। वो पिछले साल में जानी थी, बाकी इस साल में आनी थी। ठीक है। अब कहीं कोई समायोजन योग्य घटना जो 23-24 में जानी थी वो इसमें तो नहीं पड़ी। इनको पढ़ो ध्यान से, इनको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसी घटना है इसमें जो पिछले वित्तीय वर्ष में जानी चाहिए थी, मैं ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कुछ और कोई ज्यादा कुछ हमारे पास तरीका नहीं है। प्रबंधन से पूछताछ करेंगे और इस वर्ष के जो अंतरिम वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, उनको देखेंगे। यदि अंकेक्षक ऐसी घटनाओं की पहचान करता है जिनका वित्तीय विवरणों में समायोजन या प्रकटन अपेक्षित है, तो अंकेक्षक ये निर्धारित करेगा कि क्या ऐसी प्रत्येक घटना समुचित रूप से वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित हो गई है या नहीं। ठीक है। अगर ऐसी घटनाएं मिलती है तो आप देखो क्यों, क्योंकि ये हम लिख देते हैं यहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट ए के लिए। दोनों ही समझ लो ना, या तो प्रबंधन ने पहले से कर दी होगी तो हम देख लेंगे हुई या नहीं हुई, या तो फिर हमारे कहने पे कर दे। दोनों में मुझे देखना पड़ेगा ना अंततः समायोजित हुई या नहीं हुई, अलग अलग क्या लिखना। भाई अगर जो इवेंट ए वाली घटना है वो तो पहले समायोजित है, तो हमें देखना है वो समायोजित सही तरीके से है या नहीं। और जो बी वाली है वो हमें समायोजित करानी है, तो समायोजित कराने के बाद देख लेंगे कि भाई वो घटना समायोजित हमारे कहने पे प्रबंधन ने कर दी है या नहीं। ठीक है। अब देखिए कि लिखित व्यपुदेश यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अंकेक्षक प्रबंधन से एक व्यपुदेशन पत्र की प्रार्थना करेगा कि वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात घटित सभी घटनाएं और उनके लिए लागू जिनके लिए वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा या समायोजन या प्रकटन की मांग करता है समायोजित प्रकटित कर दी गई है। कहने का मतलब प्रबंधन यह एमआर देगा कि समस्त समायोजन योग्य है। पश्चातवर्ती घटनाएं का समायोजन हो गया है। प्रबंधन लिख के तो दे भाई, प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है वो तो करके दे कम से कम। ठीक है। तो प्रबंधन ये एमआर देगा लिख के कि सर हमने अपनी तरफ से अरे करा, वो तो हम जांचेंगे, हम तो अपना काम करेंगे, हम तो जांच करेंगे ही कि प्रबंधन ने करा नहीं करा। हम कोई प्रबंधन के भरोसे नहीं बैठे हैं। पर प्रबंधन हमें लिख के तो दे कम से कम कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। प्रबंधन हमें ये लिख के दे कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है या नहीं। ठीक है। तथ्य जो अंकेक्षक को अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात परंतु वित्तीय विवरण जारी होने की तिथि के पूर्व ज्ञात होते हैं। तथ्य जो अंकेक्षक को अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात परंतु वित्तीय विवरण जारी होने के पूर्व ज्ञात होते हैं, यानी जिस दिन आपने वित्तीय विवरण जारी करे, जिस दिन आपने अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करी, हमने अपनी किया था 30 सितंबर। ठीक है। हमने ऐसे तो बनाया 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 से 2024, इसको हमने माना ए। और मान लेते हैं 31 अक्टूबर 2024। ठीक है। ए बी और सी। तो अभी हम बात कर, इसकी हमने बात कर ली, इसकी बात कर ली, इन दोनों के पहचाने का सी। वित्तीय विवरण जारी होने अंकेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद जो अंकेक्षण रिपोर्ट लोगों के पास यानी जिस दिन प्रबंधन द्वारा उसे पब्लिक को उपलब्ध कराया गया तब तक की बात कर रहे हैं। अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट तिथि के पश्चात वित्तीय विवरणों के बारे में कोई अंकेक्षण प्रक्रिया निष्पादित करने की किसी प्रकार का कोई मैंने पहले ही कहा था। ठीक है ना।
मैंने पहले ही समझाया था आपको, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट खुद ही बोल रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में भी, अगर आपको याद हो, कि मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर जो है प्रबंध इंस्टीट्यूट को दोबारा से सोचना चाहिए एक बार, ऐसा मेरा मानना है। ये वाली जो घटनाएं हैं, इसके ऊपर अंकेक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं है सच। इन घटनाओं की पहचान के लिए अंकेक्षक को अलग से कोई अंकेक्षण प्रक्रिया नहीं लगानी होती है। बस यदि ऐसी कोई घटना उसकी जानकारी में आती है, तो उसके बारे में समायोजन करने के लिए प्रबंधन को बताना है। ठीक है, तो देखो यही इन्होंने भी लिखा है यहां पे। क्या लिखा? अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि के पश्चात के वित्तीय विवरणों के बारे में कोई अंकेक्षण प्रक्रिया निष्पादित करने का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। तथापि जब अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात परंतु वित्तीय विवरण जारी होने की तिथि से पहले अंकेक्षक के ज्ञान में, यानी ये वाला वित्तीय विवरण जारी होने से मतलब ये वो तारीख है जब वित्तीय विवरण पब्लिक को जारी किए गए, वित्तीय विवरण जारी होने की तारीख से पहले। तो इस दौरान अगर कोई घटना पता चलती है, हम उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो कोई अगर पता चलता है तो अंकेक्षक को, क्योंकि अगर अंकेक्षक को अंकेक्षण की रिपोर्ट की तिथि को ज्ञात होता तो अंकेक्षक अंकेक्षण रिपोर्ट में संशोधन करवाता, तो अंकेक्षक निम्न कदम उठाएगा। यानी यदि इस दौरान उसे कोई भी ऐसी घटना की जानकारी मिलती है, ध्यान रहे आपको कुछ नहीं करना। पहले वाले दोनों में तुमने क्या लिखा, आपको अंकेक्षण प्रक्रिया लगाकर पहचान करनी पड़ेगी। इधर हम क्या बोल रहे हैं, आपको कोई घटना की पहचान नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, आपको कोई पहचान नहीं करनी है आपको घटना की। आपके सामने अगर इस दौरान वित्तीय अंकेक्षण रिपोर्ट जारी होने से लेके वित्तीय विवरण जारी होने की तारीख के बीच में यदि किसी घटना के बारे में पता चल जाता है और प्रबंधन को ऐसा लगता है कि अगर ये घटना मुझे पहले ही पता चल जाती 31 मार्च से पहले, तो इसका मैं 31 मार्च से पहले वाले वित्तीय विवरणों में समायोजन करता, तो उसी का आज आप समायोजन करवाएंगे वित्तीय विवरणों के अंदर। आज उसका आप समायोजन करवाएंगे वित्तीय विवरणों के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके लिए क्या कदम उठाएगा अंकेक्षक? वह उस मामले पर प्रबंधन तथा शासन से संबंधित व्यक्तियों से बातचीत करेगा, निर्धारण करेगा कि क्या वित्तीय विवरणों में संशोधन की आवश्यकता है, यदि कोई हो तो पूछताछ करेगा कि प्रबंधन इस मामले को वित्तीय विवरणों में किस प्रकार संबोधित करना चाहता है ना। प्रबंधन से पूछेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एडजस्टमेंट तो प्रबंधन को ही करना पड़ेगा ना, हम थोड़ी कर सकते हैं। हम तो बोल सकते हैं, हमारे कहने पर प्रबंधन करेगा, प्रबंधन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, हमारे कहने पर करे। और हम कर नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। वो कर नहीं सकता जब तक हम ना कहें, और हम कर नहीं सकते, हम बोलेंगे, तो वो हमारे बोलने के बाद करेगा। तो प्रबंधन से पूछेंगे, बताओ इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे। यदि प्रबंधन वित्तीय विवरणों में संशोधन करता है तो अंकेक्षक निम्न कार्य कर सकता है। उन संशोधन के लिए अतिरिक्त अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा अंकेक्षण तो हमने तो पहले से ही करा हुआ था, बना के रखा हुआ था, उसकी प्रकृति समय सीमा। अब यदि प्रबंधन के द्वारा उन वित्तीय विवरणों में किसी तरह का समायोजन हमारे ही कहने पे करा, लेकिन करा ना, तो उन समायोजन की भी तो हमें जांच करनी पड़ेगी। संशोधित वित्तीय विवरणों पर एक नई अंकेक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगा कि, लेकिन यह रिपोर्ट किसी भी परिस्थिति में
संशोधित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि से पहले की नहीं हो सकती। हाँ, ये तो हमें पता है कि वित्तीय विवरणों पर नहीं, अगर ये तभी करना अगर आवश्यक हो तो। क्यों? क्योंकि आप समझो, आप अंकेक्षण रिपोर्ट दे चुके हो, ध्यान रहे, ये दे गई, इस दिन रिपोर्ट गई, जारी हो गई, लोगों तक नहीं पहुंची तो क्या हुआ, आपने रिपोर्ट तो बनाई दी थी, साइन तो कर दी थी ना। तो हो सकता है कि अब इस दौरान जो घटनाएं घटी उनकी जांच करने के लिए हो सकता है आपको अलग से अंकेक्षण प्रक्रिया लगानी पड़ी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो रिपोर्ट है वो इस दौरान, ठीक है ना, ये जो 1 महीने का पीरियड है, इसके अंदर जो भी समायोजन वित्तीय विवरणों में हुए तो उनकी जांच करने के लिए क्या मुझे अंकेक्षण प्रक्रिया लगानी पड़ेगी, हाँ या ना, और अगर हाँ तो मुझे उन पर अलग से रिपोर्ट बनानी पड़ेगी या नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। इस परिस्थितियों में विशेष मामले, यदि प्रबंधन वित्तीय विवरणों में संशोधन पश्चातवर्ती घटनाओं के प्रभावों तक सीमित करने के लिए ही सहमत है तो अंकेक्षक को अंकेक्षण प्रक्रिया संशोधन तक की पश्चातवर्ती घटनाओं तक सीमित रखने की अनुमति है। इस मामले में अंकेक्षक अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट संशोधित कर सकता है जिससे किसी मामले के एक कथन के संबंध में महत्व पैरा अथवा अतिरिक्त सूचनाएं सम्मिलित करनी चाहिए जो कि संप्रेषित करती हूं कि पश्चातवर्ती घटनाओं पर अंकेक्षण की प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के संशोधन तक ही सीमित है, तो अंकेक्षण रिपोर्ट में संशोधन के कारणों का प्रकटन कर दिया गया है। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, यदि प्रबंधन जो है, प्रबंधन वित्तीय विवरणों में पश्चातवर्ती घटनाओं, समायोजन करने वाली पश्चातवर्ती घटनाओं, उनको शामिल करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, और वो चाहता है कि जो अंकेक्षक है वो अंकेक्षक अपनी अंकेक्षण प्रक्रियाएं सिर्फ उन पश्चातवर्ती घटनाओं तक ही सीमित रखे जो उसने वित्तीय विवरणों में समायोजित करी। यानी हम प्रबंधन अंकेक्षक को पहले ही क्या बोल रहे हैं कि सर आप अलग से कोई घटनाएं मत ढूंढना, हमने जो घटनाएं, ध्यान दीजिएगा जरा, हमने जो घटनाएं ढूंढ के रखी हुई है आप उनका समायोजन हुआ है या नहीं वो ये जांच करो। ये क्या बात हुई, आपने जो घटनाएं ढूंढ के रखी हैं उनका समायोजन हुआ है या नहीं हुआ ये जांच कर लो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये तो बड़ी अजीब परिस्थिति हो जाएगी हमारे लिए, मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो घटनाओं का समायोजन प्रबंधन ने करा है सिर्फ उन्हीं घटनाओं के समायोजन की मैं जांच करूं, उससे ज्यादा की मैं जांच ना करूं, ऐसा प्रबंधन मुझसे चाहता है। यदि मैं इसके लिए तैयार हूं, अंकेक्षक जिम्मेदार, ठीक है, तो वो आप अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट को थोड़ा संशोधित कीजिएगा और उसमें ये बात लिखें, ये कथन शामिल करें, ठीक है ना। एक होता है महत्वपूर्ण महत्व संबंध, महत्वपूर्ण महत्व के संबंध का पैरा, एम्पेज ऑन मैटर पैराग्राफ, हम आगे पढ़ाएंगे जब आपको अंकेक्षण रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, वो शामिल करो, उसमें लिखो कि भाई हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रियाएं सिर्फ उन्हीं समायोजन योग्य पश्चातवर्ती घटनाओं के संबंध में लगाई हैं जिन्हें प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में डाला गया है और हमने अलग से कोई घटनाएं नहीं ढूंढी क्योंकि प्रबंधन ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। अब रोक दिया तो रोक दिया, हम प्रबंधन से तो लड़ नहीं सकते, तो हमने रिपोर्ट में डाल सकते, वो हमने डाला। यदि प्रबंधन लागू कानून के आधार पर संशोधित वित्तीय विवरण निर्गमित करना आवश्यक नहीं समझता तो अंकेक्षक को संशोधित या नई अंकेक्षण रिपोर्ट निर्गमित नहीं करनी चाहिए। तो हम ऊपर ही बोल चुके हैं, यहां लिख दी थी मैंने एक लाइन, अगर आवश्यक हो तो। लेकिन यदि अंकेक्षक को यह विश्वास है कि उनके संशोधन होने की आवश्यकता है तो वह अंकेक्षण की रिपोर्ट इकाई को नहीं दी गई है तो अंकेक्षक अपनी राय में परिवर्तन करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अंकेक्षण रिपोर्ट में संशोधन किया जाना चाहिए और अभी तक आपने अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रबंधन को दी भी नहीं है ना, तो आप अपनी रिपोर्ट में क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। या यदि अंकेक्षक की रिपोर्ट पहले ही इकाई को दी जा चुकी है तो वह प्रबंधन को यह सूचित करेगा कि वह इन वित्तीय विवरणों को बिना संशोधन किए किसी तृतीय पक्षकार को निर्गमित नहीं करेगा, और यदि उसने इन वित्तीय विवरणों को आवश्यक संशोधन किए बिना उन तृतीय पक्षकारों को निर्गमित कर दिया तो अंकेक्षक उपयुक्त कदम उठाएगा या समुचित कार्यवाही करेगा। ठीक है, यानी हमने अंकेक्षण रिपोर्ट प्रबंधन को दे दी, खास तौर पे ये इनके लिए बात चल रही है ना, चूंकि ये वाले है ना, सी वाले में, क्योंकि आप समझो अंकेक्षण रिपोर्ट हम दे चुके, अब इस वाले की बात है, अब हमने प्रबंधन को अंकेक्षण रिपोर्ट पहले ही दे दी। एक तो परिस्थिति ये कि रिपोर्ट साइन तो कर दी मैंने,
साइन प्रबंधन को नहीं दी, और प्रबंधन ने जारी जारी करने की तो बात ही नहीं, जब मैंने ही प्रबंधन को नहीं दी, मैंने अंकेक्षण रिपोर्ट साइन कर दी, बना दी, पर मैंने वो रिपोर्ट अभी प्रबंधन को दी नहीं है। तो उससे पहले अगर मुझे लगता है रिपोर्ट में समायोजन करने की आवश्यकता है तो मैं रिपोर्ट को दोबारा बुला लूंगा, रिपोर्ट पे चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर रिपोर्ट प्रबंधन को दे दी और अब मुझे लग रहा है रिपोर्ट में चेंज करने की आवश्यकता है, तो वह प्रबंधन को सूचित करता है कि भाई आप जो है या तो वित्तीय विवरणों में संशोधन कर लो जिससे कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट जो है ये वाला समायोजित ये दिखे ही नहीं, इसको हटा दो, है ना। अगर हट सके तो, नहीं हटेगा तो मुझे वित्तीय विवरणों को में मुझे अंकेक्षण रिपोर्ट में परिवर्तन करेगा। और अगर आप दोनों ही नहीं करने दोगे, ना तो आप खुद अपने वित्तीय विवरणों में समायोजन कर, ना तो मुझे अंकेक्षण रिपोर्ट में समायोजन करने दे रहे, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रबंधन को सूचित करते हैं कि सर वित्तीय विवरणों में बिना संशोधन करे या अंकेक्षण रिपोर्ट में मुझे बिना संशोधन करे, मेरे संशोधन करे बिना आप इसे जारी नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो मुझे कोई उचित क्या करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, आओ, तथ्य जो अंकेक्षक को वित्तीय विवरण जारी होने के बाद ज्ञात होते हैं, यानी हमने वित्तीय विवरण बना दी और उसकी अंकेक्षण भी कर लिया, अंकेक्षण रिपोर्ट भी बना दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने उन वित्तीय विवरणों को प्रबंधन को दे दिया अंकेक्षण, और अंकेक्षण ने वो प्रबंधन ने वो पब्लिक को। अब तो भाई साहब ये सिचुएशन ऐसी हो गई, ये परिस्थिति ऐसी हो गई जो कि बड़ी विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं, तो क्या करें। तो देखिए वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वाली परिस्थिति में भी आप, ठीक है ना, ये इसके बाद की बात, यहाँ पे भी आपको लगभग लगभग वही करना है जो यहाँ करा। यहाँ जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, अंकेक्षक को कोई अंकेक्षण प्रक्रिया नहीं लगानी, मिल जाए तो, है ना। अच्छा, इसलिए मैंने इन दोनों घटनाओं को एक ही इवेंट में डाल दिया था, सी में, मैंने अलग अलग करा ही नहीं। मैंने क्या बोला, अंकेक्षण की साइन करने की तारीख के बाद तक के बाद के बाद की घटना है, ठीक है ना। अब ये इसमें भी दो इन्होंने बना रखी है, एक तो वित्तीय विवरण जब हमने पब्लिक को दिया उस दिन तक का, एक उसके बाद का, दोनों में सेम ही है, इसलिए ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो इस मामले में अंकेक्षक को ऐसे वित्तीय विवरणों के संबंध में कोई घटना का ज्ञान उन वित्तीय विवरणों के निर्माण के बाद हुआ है, तो ऐसे मामलों के संबंध में अंकेक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की विश्लेषणात्मक कार्यवाही को निष्पादित करने का कोई दायित्व नहीं है। कुछ भी नहीं करना है भाई, आप मस्त रहो आराम से, कोई विशेष प्रक्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह घटना अंकेक्षक के ज्ञान में अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि या उसके पहले के ज्ञान में आ गई होती तो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में बदलनी पड़ती, तो अंकेक्षक, यदि मान ली, एक तो पहली बात, इन घटनाओं को ढूंढने के लिए जो है आपको किसी भी परिस्थिति में कोई भी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया कुछ नहीं लगाना। यदि ऐसी कोई घटना आपकी जानकारी में आ जाए तो आप देखो कि क्या ये घटना अगर मुझे पहले पता चल जाती, अंकेक्षण रिपोर्ट जारी होने से पहले पता चल जाती, तो मैं क्या करता, क्या मैं अपने संशोधन करता। हाँ, तो आज अंकेक्षक क्या करेगा, प्रबंधन तथा शासन समुचित शासन से संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श करेगा, यह निर्धारित करेगा कि क्या वित्तीय विवरणों में संशोधन की आवश्यकता है, पूछताछ करेगा कि प्रबंधन इस मामले में वित्तीय विवरणों में किस प्रकार संबोधित करेगा या संशोधन करेगा, संबोधित करेगा या संशोधन करेगा। यदि प्रबंधन वित्तीय विवरणों में संशोधन करता है तो अंकेक्षक को इन संशोधनों के लिए परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण प्रक्रिया निष्पादित करनी चाहिए। यदि प्रबंधन ने हमारे कहने पर किसी तरह का कोई संशोधन उसमें करा है किसी भी तरह का, तो फिर हमें लाजमी सी बात है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन संशोधनों की जांच करें। अंकेक्षक को प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस संबंध में सभी सूचनाएं दे दी गई हैं, को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए चरणों की समीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण। चूंकि लोगों के पास तो रिपोर्ट चली गई, वित्तीय विवरण में चली गई, उसके बाद ये घटनाएं हमें पता चली, फिर उसके बाद हमने वित्तीय विवरणों में समायोजन भी करा, है ना, वित्तीय विवरणों में बदलाव भी करना पड़ा, हमें करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आप सोचो उन लोगों को कैसे पता चलेगा जिनके हाथ में अंकेक्षण रिपोर्ट जा चुकी है, उन लोगों को कैसे पता चलेगा, उनके हाथ में तो रिपोर्ट गई। अब चूंकि उनके हाथ में रिपोर्ट जा चुकी है तो उनको ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, यहाँ क्या करें।
तो ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक को पहले प्रबंधन से बात करनी चाहिए कि सर आप मुझे ये भी बताओ कि आप उन लोगों को कैसे सूचित करोगे जिनके पास रिपोर्ट जा चुकी है, उन लोगों को सूचना कैसे दी जाएगी, उन्हें सूचित कैसे किया जाएगा, मुझे वो भी बताओ। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, इसकी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार आज अंकेक्षण रिपोर्ट में बदलाव कर रहे हैं, जो कि सामान्य तौर पे बहुत ही विकट परिस्थितियों में होता है, वरना होता नहीं। तो उस परिस्थिति में अगर कोई परिवर्तन हमें करना होता है तो आप हमें बताओ कि आप उन लोगों को सूचित कैसे करो। अगर प्रबंधन द्वारा जो वो किया गया उसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए, उसे संशोधित वित्तीय विवरणों पर नई अंकेक्षण रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। ये वाला कुछ काम का नहीं है। आगे आओ। इन परिस्थितियों के बारे में नहीं बताता है तो अंकेक्षक इस बात के लिए जरूर कदम उठाएगा कि उन व्यक्तियों के द्वारा अंकेक्षक की पुरानी रिपोर्ट पर विश्वास ना किया जाए। अच्छा, प्रबंधन द्वारा अगर वो सारे कदम नहीं उठाए जाते जिनसे कि उन लोगों को जिनके पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है उनको सूचना मिल पाए, उन्हें पता चल पाए कि प्रबंधन के द्वारा अंकेक्षक रिपोर्ट में परिवर्तन हुआ है, तो फिर अंकेक्षक कुछ इस तरह के कदम उठाएगा जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि भैया पुरानी वाली रिपोर्ट पे विश्वास मत करना, भाई कुछ तो पता चले, या तो ये पता चले कि नई रिपोर्ट उन तक पहुंच गई तो कोई बात ही नहीं, या फिर ये पता चले कि पुरानी जो रिपोर्ट है वो उस पर विश्वास ना करे। दोनों में से एक बात के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, ये जो बेटा आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है, तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस। तो ये हमने पश्चातवर्ती घटनाओं के बारे में कुछ चर्चा करी, और ये चार्ट है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे आपको काफी हद तक जो है वैसे ही समझ में आ जाएगा। बस अब बाहर चला गया ये। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले लेक्चर में अपन नया अंकेक्षण मानक चालू करेंगे। थैंक यू।